वैदिक काल। वैदिक काल से संबंधित हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग अब इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वैदिक काल के, और वह भी वैदिक काल दो भागों में हम लोग डिवाइड किए हैं या दो भागों में है। अर्ली वैदिक एज यानी पूर्व वैदिक काल और लेटर वैदिक एज यानी उत्तर वैदिक काल। तो पहले हम लोग अर्ली वैदिक एज यानी पूर्व वैदिक काल के बारे में डिस्कस करते हैं और यह टॉपिक है पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था। तो वैदिक काल का पॉलिटिकल सिस्टम यानी राजनीतिक व्यवस्था पर हम लोग डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम लोग अर्ली वैदिक एज के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, यानी पूर्व वैदिक काल के राजनीतिक व्यवस्था पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और पूर्व वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ओके, और इस काल के बारे में जो हमें पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वह सिर्फ जो सबसे ओल्डेस्ट जो वेद है या सबसे पुराना वेद है या सबसे पहले जिसकी रचना की गई या कंपाइल किया गया वह है ऋग्वेद। ओके, ऋग्वेद से इस काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है या जो हमें एविडेंस यानी साक्ष्य जिससे मिलता है वह है ऋग्वेद। ओके, अब यहाँ पर हम लोग इस बात को भी डिस्कस किए हैं, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वैदिक काल के लोगों को क्या कहा जाता था। तो वैदिक काल के लोगों को आर्य कहा जाता था और आर्य शब्द का उल्लेख फर्स्ट टाइम हमें मिलता है ऋग्वेद में। ओके, ऋग्वेद में मिलता है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस अदर स्टेट सिविल सर्विसेज में भी ये पूछा गया है कि आर्य शब्द किस भाषा का शब्द है, लैंग्वेज क्या है, तो संस्कृत है। और यह शब्द फर्स्ट टाइम हमें मिला कहाँ या फिर इंट्रोड्यूस हम कहाँ हुए इससे, तो ऋग्वेद में हुए। आर्य शब्द का फर्स्ट टाइम उल्लेख ऋग्वेद में मिला। संस्कृत भाषा का शब्द है इसलिए कि ऋग्वेद जो है संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है, लैंग्वेज इसका संस्कृत है। ओके, तो संस्कृत भाषा का, और इसका अर्थ होता है, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ लोग या श्रेष्ठ जन। ओके, इसीलिए वैदिक काल के लोगों को श्रेष्ठ जन भी कहा जाता है, ये हमेशा आपसे पूछा जाता है। ओके, तो इस काल के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, यानी अब ऐसे हम कह सकते हैं कि पूर्व वैदिक कालीन आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम आर्यंस। ओके, आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था। तो पहले हम लोग पूर्व वैदिक काल के बारे में देख लेते हैं। तो पूर्व वैदिक काल में तो प्रारंभिक अवस्था जो आर्यों की थी वह कबीले में थी, कबीलाई जीवन उनका था और आर्यों का जीवन कबीलाई था। कबीले में रहते थे, उनके कबीले का एक मुखिया होता था जिसे संस्कृत में राजन कहा जाता था। ओके, यानी जिसे हम राजा कहते थे, तो राजन कहा जाता था। मुखिया जो होता था राजा होता था जिसे राजन कहते थे। और जो राजा होता था इस काल में, पूर्व वैदिक काल में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वह यह है कि जो राजा होता था पूर्व वैदिक काल में उसका चुनाव किया जाता था जनता के द्वारा। यानी इस काल में अर्ली वैदिक एज में जो राजा का जो पद था वंशानुक्रम नहीं था, हेरिडिटरी नहीं था, वंशानुगत राजा का बेटा यह नहीं होता था। योग्य व्यक्ति को जो राजा के लायक था, योग्य था, बलवान था, वीर था, योद्धा था, ऐसे व्यक्ति का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था। क्योंकि उस समय युद्ध होते थे, बैटल बहुत अधिक होते थे, एक कबीले का दूसरे कबीले से हमेशा संघर्ष होता रहता था, आर्यों और नार्यों के बीच में भी संघर्ष होता रहता था। इसलिए लोग अपना एक मुखिया चुनते थे जिसे राजा कहते थे, और राजा जो है जनता के द्वारा चुना जाता था। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजा जनता के द्वारा चुना जाता था, यानी राजा जो है का पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा को गोपति भी कहते थे। ओके, गोपति इसलिए कहते थे कि वैदिक काल में जो सबसे मूल्यवान जो एनिमल था, पशु था, वह था काऊ यानी गाय। ओके, इसीलिए सबसे पवित्र भी माना जाता है, सबसे मूल्यवान भी माना जाता है। तो गाय को यानी काऊ था यानी गाय था, और गाय को अघन्या भी कहा जाता है जिसे मारा ना जा सके। ओके, हम लोग अर्थव्यवस्था में उसे देखेंगे, पशुपालन में काऊ का
विस्तृत उल्लेख उल्लेख हम लोग देखेंगे कि उसे अघन्या कहा गया है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अघन्या से तात्पर्य जिसे मारा न जा सके। ओके, तो यह गोपति इसलिए कहा गया कि जो मूल्यवान पशु थी, गायों का रक्षक यानी पशुओं, जनता के साथ साथ उनके पशुओं का की भी जो एनिमल थे उनकी भी रक्षा करने का काम इसका था। उनकी भी रक्षा राजा के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी थी, इसलिए गोपति भी राजा को कहा जाता था, गायों का रक्षक भी। ओके, अब अगला पॉइंट यह है, राजा की सहायता के लिए कुछ पदाधिकारी होते थे जिसको आप मंत्री परिषद कह सकते हैं। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद थी, यानी और उसमें तमाम जो पदाधिकारी थे उन पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि उसमें कौन कौन से पदाधिकारी थे। और यह भी हम लोग देखेंगे कि राजा की सहायता के लिए और पॉलिटिकल संस्थाएं भी थी। तो कौन कौन पॉलिटिकल संस्थाएं थी, राजनीतिक संस्था कौन कौन थी, उस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले यह देख लिया जाए, राजा की सहायता के लिए निम्नलिखित पदाधिकारी होते थे, यानी मंत्री परिषद था। तो उस मंत्री परिषद में सदस्य होते थे। पहला होता था पुरोहित, पुरोहित होता था तो यह पढ़ा लिखा व्यक्ति होता था, ब्राह्मण वर्ण से बिलोंग करता था। ओके, और ब्राह्मण वर्ण का मतलब वहां कास्ट नहीं था, जाति नहीं थी। ब्राह्मण से तात्पर्य है विद्वान व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, साक्षर व्यक्ति, एजुकेटेड व्यक्ति। ओके, एजुकेटेड पर्सन। तो पुरोहित होता था और यह राजा को सलाह देता था, राजा की सहायता भी करता था। ओके, इसके बाद दूसरा सेनानी। सेनानी का कार्य होता था सेना की देखरेख करना। क्यों? क्योंकि राजा सर्वोच्च सेनापति था, तो सेना की देखरेख करना, उनकी भर्ती करना, यह सेनानी का कार्य था। अगला था ग्रामणी। यह स्थानीय स्तर पर, विलेज में यानी गांव में, यह सुरक्षा का कार्य करता था। यह सुरक्षा की जिम्मेदारी इसके ऊपर थी, या आप ऐसे कह सकते हैं कि यह स्थानीय स्तर पर शांति और सुरक्षा की व्यवस्था को देखता था। ओके, इसके बाद अगला है एस्पर। एस्पर गुप्तचर होता था। गुप्तचर कहते थे, गुप्तचर क्या होता था कि यह गुप्तचरी करता था और गुप्त सूचनाओं से राजा को अवगत कराता था। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं यूपीएससी में। अगला है इम्ब। इम्ब नामक जो पदाधिकारी होता था वह राजा का सेवक होता था। ओके, यह राजा का सेवक होता था। अगला है पूर्वपति, इंपॉर्टेंट है। पूर्वपति क्या होता था? राजा के महल का रक्षक। राजा का महल अथवा फोर्ट कह लीजिए, किला कह लीजिए, राजा जहां रहता था उसका यह रक्षक होता था। अगला जो है उग्र। उग्र अपराधियों को पकड़ने वाला होता था, यानी यह राज्य में या फिर साम्राज्य में कह लीजिए शांति व्यवस्था की देखरेख करते थे, यानी जो अपराधी व्यक्ति होते थे उन्हें पकड़ करके उन्हें जेल में रखना या कैद खाने में ये रखना या बंदी गृह में डालना। ओके, तो यह राजा की सहायता के लिए पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, एस्ट्रसन, इम्म, पूर्वपति और उग्र नामक एक पदाधिकारी होते थे जो उनके मंत्री परिषद में शामिल थे। इसके अलावा राजा की सहायता के लिए जो संस्थाएं थी, राजनीतिक संस्थाएं थी, पॉलिटिकल संस्थाएं थी, और वह पॉलिटिकल संस्थाएं कौन कौन थी तो उनको हम लोग देख लेते हैं। राजा की सहायता के लिए राजनीतिक संस्थाएं भी थी, और यह संस्थाएं कौन कौन थी तो सभा थी, समिति थी और विदत। यह तीन संस्थाएं थी पूर्व वैदिक काल में। अर्ली वैदिक एज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसको उत्तर वैदिक यानी लेटर वैदिक एज का पॉलिटिकल सिस्टम देखा जाएगा। ओके, तो पूर्व वैदिक काल में सभा, समिति और विदत नामक जो संस्थाएं थी, राजनीतिक संस्थाएं थी, यह राजा की सहायता करती थी। तो जो सभा होता था यह संभ्रांत लोगों की संस्था थी, संभ्रांत लोगों की यह संस्था थी और जो राजा की सहायता करती थी। ओके, इसके बाद समिति जो होता था यह जन सामान्य लोगों की संस्था थी और इसके सदस्यों की नियुक्ति राजा के द्वारा किया जाता था, और इसके जो अध्यक्ष होते थे, प्रेसिडेंट, उनको ईशान कहते थे। ओके, इसके बाद जो सबसे ओल्ड संस्था थी विदत था। तो विदत सबसे ओल्ड संस्था थी, सबसे पुरानी संस्था। यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और यह संस्था विद्वान ब्राह्मणों की थी। विद्वान ब्राह्मण से तात्पर्य यहाँ अर्ली वैदिक एज में ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण से तात्पर्य विद्वान लोग, यानी जो शिक्षित थे, विद्वान
वर्ग के लोग थे वह इसमें होते थे और यह समाज के नियम और राजनीति यानी राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित नियम इत्यादि बनाते थे, उसका देखरेख करते थे और राजा की सहायता करते थे। तो पूर्व वैदिक काल में जो अर्ली वैदिक एज में राजा की सहायता के लिए सभा, समिति और विदत नामक संस्थाएं थी और जो विदत सबसे ओल्ड थी, पुरानी संस्था थी और यह विद्वान ब्राह्मणों की संस्था थी। ओके।